कि मैं इसी परिवार से हूं तो मैं जानता हूं कि फसल का समय भी चल रहा है। मैं तो इनको मना कर रहा था कि भाई जब तक फसल कट रही है तब तक तो 2 रुपए कमा लेने दो। यही समय है हमारे लोग किसान कमेरे मजदूर लोग खेतों से काम करके कुछ पैसा जोड़ेंगे। उस पैसे से अगर घर पक्का नहीं हुआ तो घर पक्का करेंगे। कोई 1 साल के लिए अनाज की व्यवस्था करेगा, कोई बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ेगा, कोई जो है बेटे की पढ़ाई के लिए, कोई डेथ कैसे हुई कि वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे और दूसरी मोटरसाइकिल ने उनको टक्कर मार दी। 23 साल का एक नौजवान जो पढ़ाई कर रहा था मेडिकल की, वो हमारे बीच से चला गया। तो क्योंकि हम इसको सामाजिक राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा परिवार भी मानते हैं, एक दूसरे के सुख में तो जाते हैं, दुख में भी जाते हैं। तो मेरी ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि भाई हम उस परिवार से मिलने जाएं। आज मैं उनके परिवार से मिलकर आया, इसलिए आने में देरी हुई। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी चाहता हूं कि भाई मुझे आने में देरी हुई, आपने इंतजार किया। लेकिन उसके साथ साथ मैं इस गांव वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुआपुर नत्थू के जितने भी ग्रामवासी जो अपना काम छोड़ के यहाँ हैं, जिन्होंने इतना अच्छा टेंट लगा के, पानी की व्यवस्था करके, कुर्सियां लगा के हमें यहाँ सम्मानित किया और हमें यहाँ बुलाया, मैं उन सबका दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली इनका जिनकी कोई बात नहीं करता, ये हमारी माएं बहनें बेचारी, ये ना तो देखो मंच पे आती है, हमारे तो मंच पे भी एक नहीं है, ना ये कोई भाषण देती है, ये सुनती रहती है बस। तो इन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं भारत के अंदर, मैं उन सबको नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि अभी देखो 2 जयंती, एक तो कल गई है 11 मार्च जो है, 11 अप्रैल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की जयंती थी। हमारे जो लोग ना जानते वो जान लें कि अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ना होते तो शायद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले वो शख्सियत थे, वो महापुरुष थे। हम उनको राष्ट्रपिता इसलिए कहते हैं क्योंकि राष्ट्र निर्माण का सपना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उन्होंने अपना, लोग तो उनके बारे में ये भी नहीं जानते, हमारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनको भी बता दूं। आज जब आप महाराष्ट्र जाओगे आप देखोगे कि वो इतने बड़े उद्योगपति भी थे। उनका वो इंजीनियर थे, कंस्ट्रक्शन का काम था उनका। उनके बनाए हुए 12-15 प्रोजेक्ट अभी महाराष्ट्र में हैं। उनके पास, उनके पिताजी के पास इतना पैसा था जितना उस समय की फोर्ड कंपनी में था। उनका फोर्ड कंपनी का पूरा पैसा और उनके पिताजी गोविंदराव फूले जी का पैसा। लेकिन पैसा आपके पास हो और उस पैसे से आप सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखो, ये तो हर कोई कर सकता है। उन्होंने अपनी एक एक पाई इस समाज को, स्पेशली महिलाओं को और वंचित तबकों को पढ़ाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए लगा दी। और अपमान था, जिनके लिए लड़ रहे थे उनको भी नहीं पता था कि ये उनके लिए लड़ रहे हैं, उनसे भी सहा। और जो लोग नहीं चाहते थे कि देश की महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं, वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, उनसे भी सहा। पहले उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर समाज को शिक्षित किया। और उस समय में आज का नहीं खोल सकता करोड़पति, उन्होंने 18 स्कूल खोले उस समय में दोनों ने मिलकर। और उनकी पत्नी जब मां सावित्रीबाई फूले जाती थी पढ़ाने के लिए तो दूसरे लोग उनके ऊपर कीचड़ गंदगी फेंक देते थे। वो बेचारी 2 साड़ी रखती थी, एक पहन के जाती थी, उसको निकाल देती, किसी को बुरा नहीं कहती, और फिर दूसरी पहन के पढ़ाती, फिर वो गंदी साड़ी पहन के चली आती। आज अगर आपको यहाँ कोई बे कह दे तो आप तो नाराज हो जाओगे, आप कहोगे मेरा तो अपमान कर दिया, मेरे ऊपर तो गुस्सा कर दिया आपने। लेकिन उसे देखो जिसको समाज का भला करना था, जिसके खुद के बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चे नहीं पैदा किए, उन्होंने समाज को पूरा परिवार माना और उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके लिए निछावर किया। तो ऐसे महापुरुष की जयंती अभी 11 तारीख हो गई और एक और महापुरुष की आने वाली है। आज 12 है, एक दिन का समय बाकी। 14 अप्रैल को एक ऐसे रहबर, एक ऐसे गुरु, एक महापुरुष, पिता, बाबा, जो कुछ कह दो, तुम्हारी जिंदगी में, दुनिया में उनका जो रोल हो, एक ऐसे महापुरुष दुनिया में जन्मे जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी
और हजारों साल की गुलामी लगभग 50 साल में लगभग काटते। मैं नमन कर रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर, मैं नमन करता हूं मान्यवर काशीराम साहब को, मैं नमन करता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, मैं नमन करता हूं छोटू राम को, मैं नमन करता हूं छत्रपति साहू जी महाराज को, और मैं नमन करता हूं जननायक कपूरी ठाकुर को, मैं नमन करता हूं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, प्यारेलाल यादव, महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, ऐसे सब महापुरुष जो अपने लिए नहीं जिए, जिन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने इस समाज के बारे में, गरीबों के बारे में, शोषितों के बारे में सोचा, उन माओ को भी नमन करता हूं। क्योंकि अगर वो मां ना होती, मां सावित्रीबाई फूले, मां रमाबाई, मां अवंतिकाबाई लोधी, मां झलकारी बाई, अगर वो ना होती, मां फूलन देवी जैसी शख्सियत ना होती, तो महिलाएं शायद अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाती। तो मैं उन सबको नमन करने के बाद सबसे पहले आज इनके लिए बात करूंगा। ये जो सारी सभाओं में जाती हैं, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो कोई आएगा जो इनकी जिंदगी बदलेगा, कभी तो कोई आएगा जो इनकी गरीबी, बेबसी, लाचारी और जो तमाम तरह की इनके जीवन में समस्या उनको दूर करेगा। ये सबको सुनती है कि कोई आएगा करेगा, और फिर सुन के चली जाती है इस उम्मीद के साथ कि कभी तो कोई करेगा। बुरा ये है कि ना तो वो कभी आ रहा है, ना वो कोई आ रहा है। वो कभी और कोई दोनों चुनाव के समय आते हैं, चुनाव के बाद आते ही नहीं। चुनाव के समय नेताजी आते हैं, पैर पकड़ते हैं, पैर दबाते हैं, खाना खिलाते हैं, पैसा भी देते हैं, शराब भी देते हैं, साड़ी भी देते हैं, मिठाई भी देते हैं, और चुनाव के बाद नेताजी को ढूंढो तो नेताजी मिलते नहीं है। तो इसलिए नहीं आता क्योंकि हम लोगों ने भी अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझी है, और उनके लिए हम जानवर, कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ है नहीं। मैं इस मंच पर उपस्थित हमारे तमाम सम्मानित नेता, सबसे पहले तो मैं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। मुझे तो यही आके पता लगा कि हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रशांत जी को यहाँ जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। एक गरीब परिवार से आने वाले हमारे छोटे भाई, जो सबसे कम उम्र के बिजनौर से जिला पंचायत है, एक गरीब माँ के बेटे, मैं इनके घर गया, मैंने जाके देखा कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही खड़ा है, मगर ये तो चलो जिला पंचायत ही बन गया, मैं तो अभी जिला पंचायत भी नहीं बना। इसके बाद तो इतनी ताकत आ गई कि अपने क्षेत्र के लिए लड़ सकता है वहां जाके, और बोल सकता है, उनसे कह सकता है कि मेरे क्षेत्र में मुझे काम कराना है। तो मुझे अभी समाज ने इस लायक शायद नहीं समझा होगा, तो कोई बात नहीं, समाज से फिर कहेंगे कि भाई हमें भी उम्मीद मौका दे। तो इनको बधाई। फिर हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, जो हमारी आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, एडवोकेट हरिओम जी, पूरा जीवन इन्होंने, अविवाहित है, पूरा जीवन इन्होंने समाज के लिए समर्पित कर दिया, पूरे जीवन भर काशीराम साहब के आंदोलन चलाते रहे, अब हमारी पार्टी में आके इस आंदोलन को चलाने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। हमारे मंडल के अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हुए हैं, पुष्पेंद्र राणा जी, हमारे छोटे भाई कनिष्ठ जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता रिटायर्ड सी उमेश सिंह जी, वो भी हमारे बीच हैं। वो किसान आंदोलन के, जाट आरक्षण आंदोलन के एक बड़े नेता हैं। लंबे समय तक वो अपने समाज की, प्रदेश की सेवा करते रहे। अब उनका मन बना, उन्होंने इस आंदोलन में अपनी जो है इच्छा जाहिर की कि वो इस आंदोलन को और इन वर्गों की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब आदमी देख के समझता है वास्तविक हालात को, तो उसको एहसास होता है कि किसको किसकी जरूरत है और किसके लिए लड़ना। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ये विश्वास हम पे जताया। मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि ये विश्वास जो उन्होंने हमारे ऊपर जताया, ये कामयाब होगा। फिर हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता ओमपाल जी, वो यहीं के क्षेत्र के, आप उनको बेहतर जानते हैं, बहुत मुझसे भी पहले से जानते हैं। भाई कपिल जी, हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी, तमाम हमारे साथी जो सामने बैठे हैं, ललित जी, बंटी भाई, विवेक सेन जी, हमारे नेता जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और भगत जी, और ये हल्दिया जी हमारे नेता, और वो रोहित सागर जी उधर बैठे हैं, और हमारे जोन में जो है उस्मान सैफी जी, तमाम जो है हमारे सीनियर साथी, रोहित सागर, राजन जी भी पीछे खड़े हैं, और जो साथी जिनका नाम छूट गया हो उनको भी मैं कहता हूं कि बस मुझ में जोड़ लेना आपको। जैसे रजत यहाँ खड़े हमारे जिला प्रभारी। देखो, इन पे गाड़ी घोड़ा नहीं, तो तुम इनको गरीब मत समझना और कमजोर भी मत समझना। समय जब बदलता है ना, तो बहुत लोगों के हालात बदल देता है। जिस दिन ये इनकी मेहनत कामयाब होगी, आप याद रखना, फिर कोई गरीब अपने आप को कमजोर नहीं समझना।
मेरा वादा है आप लोगों से, जिस दिन आपके फैसले अच्छे हो जाएंगे, आप अपने आप को, अपनी कमजोरियों को कमजोरी मत समझना। आपकी कमजोरियों को आपकी ताकत बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे। तो पहले इनकी बात करते हैं। अब सरकार राशन भी दे रही है ना? हाँ, दे रही है। देखा है ना, शिकार करने से पहले दाना फेंकते हैं ना। हाँ, तो वो जो शिकारी वहां बैठा है, जो आपका शिकार करना चाहता है, आपकी वोट को लूटना चाहता है, क्योंकि खरीद नहीं पा रहा है, क्योंकि जिन गुरुओं संतों महापुरुषों के औलादे हो आप, उन्होंने बिकना नहीं सिखाया। मैं इस बात पे गर्व करता हूं अपने समाज पे कि वो बिकता नहीं है, वो अड़िग रहता है और जिसके साथ खड़ा होता है, जिसके प्रति वफादार होता है, जिससे ईमानदार होता है, उसके प्रति ईमानदार रहता है, चाहे कुछ हो जाए। और अगर कोई किसी उसके ऊपर एहसान कर दे तो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक उस एहसान को चुकाता है, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं। तो वो इसलिए राशन दे रहे हैं क्योंकि शिकार करना है। लेकिन रोटी तो हम तब भी खा रहे थे जब सरकार राशन नहीं दे रही थी। लेकिन समस्या आज इस देश में खड़ी हुई है कि सरकार ने जो वर्तमान की है, चाहे केंद्र की हो स्टेट की, सारी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी। सारे स्कूल, 60,000 स्कूल लगभग बंद कर दिए इन्होंने। प्राइमरी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं आप बताओ, जितने लोग यहाँ बैठे, अमीरों के या गरीबों के? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बिना पढ़े लिखे आपके गांव में कितने लोग नौकरी या रोजगार पर जा रहे हैं, आप खुद देख लो। कितनी बहन बेटियां बिना पढ़े जो है डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बन गई हैं। ये तो भला हो बाबा साहब अम्बेडकर के, तो उनके साथियों ने जो उस समय तय करके संविधान लिखा, जिस संविधान के जरिए आज ये अवसर है कि एक गरीब का बेटा भी चपरासी से लेके और वो IAS IPS भी बन सकता है, और वो जिला पंचायत का सदस्य भी बन सकता है, और वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ये ताकत दी है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने। ये संविधान ही तो है कि एक आदिवासी समाज की हमारी माँ, बहन, बेटी, जिसको जिस समाज जो भी तरीके से माने, वो इस देश की राष्ट्रपति बन जाती है। ये संविधान ही तो है कि एक दलित समाज का व्यक्ति जो है इस देश का राष्ट्रपति बन जाता है। ये संविधान ही तो है कि एक मुस्लिम समाज का आदमी इस देश का जो है राष्ट्रपति बन जाता है। ये संविधान ही तो है कि एक जाट समाज का आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये संविधान ही तो है। संविधान से पहले किसने किसको बनाया है? अगर ना होता संविधान तो दलित पिछड़ों को कोई बैठना नहीं देता, कुर्सी तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं बस ये बताने के लिए आपके यहाँ आया हूं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र जनता के लिए है। जनता तय करती है किसको ताकत मिलेगी, कौन कमजोर होगा। जिसको ताकत मिलती है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करे, तो फिर वो हजारों लोगों के आंसू पूछ सकता है। जिनको आपने पहले ताकत दी, वो चाहते तो यहाँ बहुत अच्छे डिग्री कॉलेज, बहुत अच्छे हॉस्पिटल, बहुत तमाम तरह की सुविधाएं आ सकती थी, जिसमें हजारों लोग नौकरी लगते। वो चाहते, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो हमारे नेता लोग। हमने अवसर मिलने पर जब हम काम कर रहे थे, हमने एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है अपने वहां के उस समय के नेताओं से बात करके लगवाया उत्तराखंड में। जिसको कराना होता है उसमें आएगा। हम न्यूनतम वेतन पे भी काम कर रहे हैं कि जहां भारत का ये कोना ऐसा एक प्रदेश है तेलंगाना, उसमें न्यूनतम वेतन अगर कोई मजदूरी करता है तो वो 900 रुपए है। कितना है? 900 रुपए। और अगर कोई खेती में किसी के यहाँ काम करता है तो वो 500 रुपए। अगर हम 500 के हिसाब से देखें तो 15,000 रुपए बैठते हैं, और अगर हम मजदूरी के हिसाब से देखें तो 27,000 रुपए बैठते हैं। समझ रहे हो? मैं तुमसे कोई हवाई बातें नहीं कहता, मैं तुमसे वो कह रहा हूं जो सत्य है। हमारे यहाँ न्यूनतम वेतन क्या है? 300 रुपए, 300-400 रुपए, 10,000 रुपए आते हैं अगर रोज दिहाड़ी मिल जाए। ठीक है? अब दो प्राइवेट में, अगर सरकारी में पढ़ाओगे तो सरकारी तो बंद ही हो रहे हैं, फिर पढ़ाई भी नहीं करा रहे हैं जानबूझ के। प्राइवेट के फीस देने की इच्छा शक्ति हम में है नहीं। 2,000 रुपए, 3,000 रुपए महीने की फीस कहां से दोगे? फिर किससे उधार लाओगे? फिर कैसे अपने बच्चों को आगे बढ़ाओगे? तो एक संविधान ही था जिसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ खड़े हैं कि मैं मंच पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये सम्मान से बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। वरना आजादी से पहले का इतिहास आप नहीं जानते, तो मैं बस आपको बता देता हूं कि संविधान ने हमें क्या दिया है, और हम अपनी गुलामी जो अभी हम पे है, उस गुलामी से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। मैं पहली ऐसी गांव की सभा देख रहा हूं जिसमें सीनियर एज के लोग ज्यादा है, ओल्ड एज के लोग ज्यादा। मैंने भी बहुत सभाएं की जिसमें ओल्ड एज के लोग, यानी कि परिपक्व लोग,
यानी कि जो 40 साल की एज पूरी कर चुके हैं वो लोगों की संख्या ज्यादा है नौजवानों से। ये बड़ा टेक्निकल वो है, मैंने आज पहली बार ऐसा देखा कि जो 35 साल से एज के ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा बैठे हैं मेरे सामने। तो मैं आपको बस याद दिलाता हूं, मैं अक्सर सभाओं में इस बात कहता हूं, आप भी सुनो, मेरी बहनों माओ आप भी सुनो, और आप नौजवान साथी भी सुनो कि आपकी परेशानियां कैसे खत्म होगी और आपकी परेशानियां खत्म होने की शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत ऐसे हुई कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली, लेकिन आजादी के साथ अधिकार नहीं थे। अधिकार मिलने के लिए अंग्रेजों ने शर्त रखी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हमारी पैरवी कर रहे थे। हमारी पैरवी कौन कर रहा था? एक पढ़े लिखे बैरिस्टर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि चलो आप इस देश को छोड़ के चले जाओगे तो हमारे लोगों को अधिकार कैसे मिलेंगे, हम तो यहाँ गुलामों के भी गुलाम हैं। तो तब ये शर्त रखी गई कि देश आजाद तब होगा जब इस देश को चलाने के लिए आप कोई अपना संविधान बनाओगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे, उसको आईन भी कहते हैं उर्दू में। कोई आप अपना ऐसा वो बनाओगे सिस्टम कि कैसे आप अपने देश के अंतिम व्यक्ति को भी सुविधा दोगे, चलाओगे कैसे, सम्मान कैसे करोगे, अवसर कैसे दोगे। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ भारत का संविधान। वो संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, वो संविधान जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, वो संविधान जो भारत के अंतिम व्यक्ति को भी रोटी कपड़ा मकान की गारंटी देता है कि सरकार अंतिम व्यक्ति को भी रोटी कपड़ा मकान देगी। फिर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर को चिंता थी कि जो लोग सत्ता में बैठे होंगे वो जरूरी नहीं लोग इन वर्गों को ये अधिकार देंगे, क्योंकि अधिकार दिलाने की ताकत किसके पास है? कानून बनाने की ताकत भी सदन के पास है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। मैं छोटे शब्दों में समझाता हूं भाई, अगर जिला पंचायत का कोई कानून बनेगा, कोई नया वो बनेगा, तो उसका अधिकार किस पे है? जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उनके सदस्य, वो प्रस्ताव लाके पारित करेंगे। उसी तरह से अगर कोई कानून बनाना किसी के हितों में, तो उसके लिए क्या तो विधानसभा में कानून बनेगा या फिर लोकसभा में, ठीक है। तो कानून तो संविधान के रूप में यहाँ था, जब संविधान ने कानून बना के अधिकार दे दिए, लेकिन वो लागू कैसे होंगे? अब यहाँ इस बात पे गौर करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भरोसा नहीं था कि कल जिन्होंने हजारों साल से अधिकार नहीं दिए वो आज अधिकार दे देंगे क्या, वो आज बदल कैसे जाएंगे। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए लड़के एक वोट का अधिकार तैयार कराया और उन्होंने कहा कि फिर वोट का अधिकार उन्होंने दिलाने का काम किया, जिसके लिए उन्हें खूब लड़ना पड़ा। कोई कहता था जमींदार को वोट मिले जो लगान देता है, कोई कहता उसको वोट देने का अधिकार मिले जो पैसा, जिसके पास पैसा है, कोई कहता पढ़े लिखे लोगों को। हमारे लोगों में तो उस समय घर भी नहीं थे, पढ़ाई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा लोकतंत्र तब होगा जब लोकतंत्र में आखिरी व्यक्ति भी अपनी भागीदारी करेगा। फिर वो जो वोट का अधिकार आपको दिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा। लेकिन बुरा यह है कि अब तक आप राजा तैयार कर नहीं पाए। अगर आप राजा तैयार कर दोगे तो मैं गारंटी से कहता हूं जिनका राजा होता है उनके हाथ फैले हुए होते हैं। क्या बताओ वो किसका? क्या आपने किसी राजा को रोजी रोटी के लिए मजदूरी करते देखा क्या आपने? ना राजा करता, ना उनका परिवार करता, ना कोई करता। और अगर राज व्यवस्था अच्छी हो तो उनकी व्यवस्था के लोग भी नहीं करते जो लोग उनके क्षेत्र में रहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को विश्वास था कि हमारे लोग अपनी वोट की ताकत का सही प्रयोग करके इस देश में अपना राज स्थापित करेंगे। और देखो जिनका राज होता है उनके साथ ना अन्याय होता, ना अत्याचार होता, ना उनके हाथ किसी के आगे फैलते, और ना ही उनके साथ कोई जुल्म जाती होती, ना ही उनको किसी के आगे सर झुकाना पड़ता। तो गलती ये हुई कि हमने अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं किया और हमारा राज नहीं आया। राज नहीं आया तो हम अपने देश में गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। हम हर बार सोचते हैं सरकार हमें कुछ देगी। मैं बार बार समझाता हूं सरकार कुछ नहीं देती है, उसका कारण है क्योंकि सरकार को तो आप देते हो। भाई जनता टैक्स ना दे तो सरकार पे क्या है? सरकार के लोग क्या कोई मेहनत मजदूरी करते हैं क्या? कोई अपना बिजनेस से पैसा निकाल के देते हैं क्या? सरकार जो पैसा लगाती है वो तो जनता का पैसा है। भाई आपने जो टैक्स दिया, मैंने जो टैक्स दिया, वही तो सरकार का बजट है। उसी पैसे को सरकार इकट्ठा करती है, उसको फिर लागू करती है कि चलो राम के खाते में इतना देंगे, श्याम के खाते में इतना देंगे, शुभम के खाते में इतना देंगे, उस्मान के खाते में इतना देंगे। यही सरकार का काम है।
अब हमारे पैसे को हमें देने के बाद सरकार कहती है कि हम आपको राशन दे रहे हैं। मैंने पिछली सभा में समझाया था कि एक आदमी चाहे वो महिला हो या पुरुष एक महीने में कम से कम 1,000 रुपए का टैक्स भरता है, क्योंकि हर सामान पे जीएसटी है। तो 28% जीएसटी, अगर ये कवर भी खरीदोगे ना मोबाइल का, इस पे भी 28% जीएसटी है। और अगर आंखों में डालने वाली दवाई खरीदोगे उस पर भी 28% जीएसटी है। तो अगर 10 रुपए का सामान खरीदोगे तो 30 यानी कि 2 रुपए 80 पैसे सरकार के खाते में जाते हैं उसमें से। तो एक आदमी एक महीने में कम से कम 1,000 रुपए सरकार को देता है। सरकार आपको 200 रुपए का राशन देती है और आपको एहसास कराती है कि आप हमारे गुलाम। मैं बस आपको ये बताने के लिए यहां आया हूं कि सरकार तो आपने बनाई और सरकार को आप पैसा देते हो, उसी पैसे को सरकार आपको कम वापस करती है, आपका ही कुछ पैसा जेब में रख लेती है। इसलिए मैं आपको ये कहने के लिए यहां आया हूं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि इस बार आप गलत फैसला नहीं लोगे। इस बार आप उन लोगों पे भरोसा नहीं करोगे जिन पे पिछली बार भरोसा करके, बताओ आपके यहां जिनको आपने वोट दिया था वो आए कि आपके दुख सुख पूछने के लिए? बताओ, आप मुझे हाथ उठा के बता दो। नहीं आया ना? लेकिन आप आधी रात फोन करना, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता आपको आपके घर के दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश जानता है कि जहां कहीं अन्याय अत्याचार जुल्म जाती होती है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाती है, वहां सबसे पहले अगर कोई जान देने के लिए तैयार है तो वो भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता तैयार है। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो तो वो लोग हैं जो आपसे वोट लेते हैं और वोट लेके दिखाई भी नहीं देते। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें, सरकारी कर्मचारी यूपी में त्रस्त है, वो चाहता है कि वो पुरानी पेंशन लागू हो जाए। बैकलॉग सरकार नहीं भर रही है। एक अभी 68,000 नियुक्ति हुई, शिक्षक भर्ती आई थी 69,000, उसमें 20,000 पदों पे घोटाला कर लिया। दलित पिछड़े वर्ग के 20,000 बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं। सरकार लूटने काम कर रही है। आप अपने लोगों को बर्बाद करने का इंतजाम अगर कराना चाहते तो उनको वोट दे देना, जो आपके बच्चों का भविष्य खत्म करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात उठे, आपके क्षेत्र की बात उठे, आपकी समस्याओं में बात हो, जो धर्म जाति के आधार पर अन्याय हो रहा है वो खत्म हो, आपके मसलों पर चर्चा हो और आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिले, फिर आप ऐसा चयन करना कि जो आपकी आवाज बन के उस क्षेत्र में आपके लिए कर सके कुछ। ये आपका फैसला, मेरा नहीं। मेरा तो काम एक है कि जब भी यहाँ किसी के साथ अन्याय हुआ, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े वर्ग का मामला हो, जब सीए एनपीआर एनआरसी जबरन लागू करने के लिए पूरे देश में मुसलमानों के साथ अन्याय का माहौल बनाया, चाहे वो मामला हो, चाहे सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर जब दिल्ली में तोड़ दिया गया वो मामला हो, चाहे पूरे देश में कोई स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई आपकी है वो मामला हो, चाहे मौलाना कलीम साहब को जबरन जेल में डाल दिया वो मामला हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल को मूछे रखने पर हत्या कर दी वो मामला हो, चाहे इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छूने में मार दिया वो मामला हो। मेरा तो एक ही काम है कि अगर आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार होगा या आपकी तरफ कोई अन्याय अत्याचार करने की साजिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ सीना तान के खड़ा हूं। मैं अपने लोगों को और अन्याय अत्याचार का शिकार नहीं बनने दूंगा। बस मेरी तो एक लड़ाई, यही एक लड़ाई है और इसी लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य कई सारे, जैसे आलोक जी, कहाँ है आलोक? ऊपर आना जरा, तुम भी आना जरा भाई, जिला पंचायत लोग आ जाओ, आओ भाई जरा। और कहाँ है? धर्मेंद्र कहाँ है? अच्छा, वो आज कहीं काम हो। और कोई? आ जाओ, खड़े हो जाओ। ये विवेक सैन है, ये एक गरीब माँ के बेटे हैं, धामपुर के रहने वाले। ये आलोक भारती है, ये गरीब परिवार से हैं। ये प्रशांत, जिनके बारे में बताओ, इनको ताकत देकर आपने भेजी। बस मैंने ये किया है जो और लोग नहीं कर पाए कि गरीब के बेटों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने रास्ता बनाया है इस पार्टी के जरिए, कि जहां सब लोग अमीर लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ के अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करके दिखा दें। अगर इनको गरीबों को आगे बढ़ाना बुरा अपराध है तो फिर तो मैं गलत हो सकता हूं। अगर गरीबों को भी इस लोकतंत्र में बराबर का अधिकार है तो फिर मेरी गलती नहीं। भाई, लोग अमीरों को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं गरीबों को आगे बढ़ा रहा हूं, तो बताओ मैं गलत कर रहा हूं क्या? आप चाहते हो गरीब आगे बढ़े? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठाओ जो लोग चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत लोग हैं, नीचे करो। ये मेरी एक बहन वहां खड़ी, बिटिया ये बताओ
तुम मुझे जानती हो। हाँ, तुम्हें लगता है कि मेरे होते तुम्हारे साथ अन्याय हो सकता है? तुम्हें भरोसा है मेरे ऊपर? तुम्हें लगता है कि मैं भविष्य में आप लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं? हाँ, बस ठीक, इतना विश्वास बहुत है। ये विश्वास बहुत है लड़ने के लिए, और कुछ नहीं। देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब कोई गरीब का बेटा खड़ा होकर अपने लोगों के हक के लिए लड़ता और उनको आगे बढ़ाना चाहता तो अमीरों को बड़ी तकलीफ होती है। अमीर फिर सोचते हैं कि इसको कुचल दें। कुचल वो मुझे सकते नहीं है, क्योंकि मेरी बाजू बहुत बड़ी बड़ी है। ये मेरी बाजू, ये मेरा परिवार, वो मुझे कुचल नहीं सकते। वो मेरे खिलाफ साजिश कर सकते हैं। मैं उनको एक खुली चुनौती देता हूं, जितनी मर्जी साजिश करो, जितने मर्जी आरोप लगाने लगाओ, जितने पैसे बांटने आओ, नालायकों पैसे बांटो मेरे लोगों। मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर पैसे देने आए तो रख लेना। तुम्हारी तरफ आंख नहीं उठा सकता, ये तुम्हारे बेटे का वचन है। अगर तुम्हारी तरफ आंख उठा ले, कोई हो जाए, वो पैसे देने आएंगे, रख लेना। लेकिन अपने महापुरुषों के 4-4 बच्चों की कुर्बानी से मिली वोट को दुश्मन को मत देना मेरे कहे से, बस। क्योंकि अगर आपने अपनी वोट को दुश्मन को दे दिया तो जो अन्याय 5 साल होगा उसके जिम्मेदार फिर आप लोग होंगे। फिर मुझसे मत कहना कि आज हमारा वहां अन्याय, हम पे अन्याय हो रहा, क्योंकि जितनी ताकत आप मुझे दोगे, मैं मंच से नहीं कहता था, आज कह रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, समाज के, बहुजन समाज के लोग, अभी आपने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं आपके लिए सड़क पे लड़ सकता हूं। जिस दिन आपने मुझे ईमानदार से कह रहा हूं, वो ताकत दी कि मैं आपके लिए सदन में लड़ूं, फिर आप मुझे बताना कि आपके 50-50 साल वाले नेता अगर मैंने 6-6 महीने में घर ना बिठा दे तो मुझे बताना। हुआ क्या है कि गरीब कोई आगे बढ़ नहीं पा रहा है और अमीरों को गरीब कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते नहीं। ठीक है, बस यहाँ फर्क आ गया है। आज एक गरीब का बेटा खड़ा हुआ तो तकलीफ तो होगी, तो मैं अमीरों को भी कहता हूं कि भाई तकलीफ सहो। तुमने इतने दिन गरीबों को तकलीफ दी, अब तुम भी सह लो। लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के जरिए गरीब के बच्चे आगे जरूर बढ़ेंगे। जितने नौजवान खड़े हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है पिछले 5 साल में, जरा हाथ उठा के बताना मुझे। जिनको मिला हो हाथ उठा ले एक बार जरा। आपके गांव में अगर 2-2 सरकारी नौकरी आई हो तो आपको हाथ उठा के बताओ, आपको पता होगा। बताओ, 4 गांव दिखाओ पूरे जनपद में जिस गांव में 2 बच्चे नौकरी लगे हो पूरे 5 साल में। क्यों नहीं लगे? पहले तो सरकारी नौकरी आती थी, क्योंकि जब कोई गरीब का बेटा नौकरी लगता है ना, उसकी जेब में 40-50 हजार रुपए आते हैं, तो वो अपने भाई को भी कहता है कि भाई पढ़ ले, अपने बच्चों को भी अच्छी पढ़ाई देता है, अपने माँ को भी अच्छा खाना देता है। तो अमीरों को इस बात का दर्द है कि गरीब अच्छा खाना क्यों खा रहे हैं, गरीब अच्छा पानी क्यों पी रहे हैं, गरीब अच्छे घर में क्यों रह रहे हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं। वो तो चाहते ही है हमारी गुलामी करें, हमारे तसले उठाएं। ठीक है, हम जो झूठन दे उस पर जिंदा रहे। क्यों रहे गरीब जिंदा? गरीब के यहाँ इसी के लिए पैदा हुआ है। गरीब भी अपनी लड़ाई संविधान के लिए लड़के आगे बढ़ेगा। देखो, सच बताऊं तुम्हें, अमीरों के कुत्ते जो है ना, वो इसी में सोते हैं। प्रधान खड़ा है सुखबीर, पता करवा के देखना, हम दिल्ली में घूमते रहते हैं। जैसे हमारी गर्दन तो अंदर होती है, कुत्ते की गर्दन बाहर होती है। अमीरों के कुत्ते एसी में घूमते हैं गाड़ियों में, हमारे लोग ट्रेन में भी वहां बैठते हैं जहां बाथरूम का दरवाजा होता है, क्योंकि सीट नहीं मिलती है। ठीक है, ये है गरीबों की जिंदगी। और मुझसे मत कहलवाओ, मैंने पूरा देश घुमा कि गरीबों के हालात क्या। पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, अच्छे मकान नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, फिर भी जी रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन इस बार ऐसे नहीं बदलेगी। इस बार ऐसे बदलेगी जब आप गरीबों का साथ दोगे। मुझे मेरी माओ से पूछना है, बहनों से, अगर कोई पैसे वाला आके कहेगा उसका साथ मत देना, तो ऐसा तो नहीं तुम उस पैसे वाले की तरफ हो जाओगी? नहीं नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं मानूंगा मैं बिल्कुल भी। पिछली बार बहुत धोखा खाया मैंने, इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगा भाई। सुनो, पहले मुझे पहले ही बता दो कि तुम अपने उन अमीरों के साथ हो या अपने गरीब खून के साथ हो, मुझे आज ही बता दो। नहीं, ये तो बहुत हल्की आवाज, इसमें नहीं मानूंगा। घर में तो बहुत तेज बोलती है। जोर लगा के बोल के बताओ किसके साथ हो, बताओ। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही। अगर जयकारा लगा तो प्रेम से बोलो तो बहुत तेज आवाज आ जाती। ऐसा मत करो, जोर से बोल के बताओ कि बेटे के साथ हो या पैसे वालों के, बताओ। सब एक आवाज में बोलो, तब आएगा मजा। किसके साथ हो बताओ। हाँ चलो, अब की बार तो आई। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूं ये लोग आपसे क्यों बोल रहे हैं। भाई तुम बताओ, अपने बेटे भाई के साथ हो या अमीरों के साथ हो, बताओ। देखो, इसलिए तुम्हारी आवाज छोटी हल्की कमजोर पड़ जा रही है।
लेकिन इसका भी रास्ता अगली बार मैं आपकी तरफ माइक दे दूंगा। भाई बेटा तो मां की तरफ ही खड़ा होगा, देखो बुरा मत मानना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। भाई ये तो जिससे पैदा हुआ, जिसके शरीर को चूम चूम के बड़ा हुआ, उसके खिलाफ कैसे जा सकता? ठीक है ना? तो बेटा तो मां की तरफ ही खड़ा होगा। रुख अब देखो, जल अपने रुख की तरफ बहता है। असली शक्ति की जरूरत किसको है? तो बस मैं चाहता हूं, अगर कोई और कर दे इस काम को कि तुम्हें घर तक रोजगार पहुंचा दे, ये अन्याय अत्याचार जो हो रहा है बंद करवा दे, तुम्हें अच्छी सुविधा दे दे, तो उसके साथ रहना। मैं नौजवानों से भी कह रहा हूं, अगर कोई ऐसा हो जो तुम्हारी इसमें मदद कर दे, और ना हो तो फिर अपने गरीब भाई की मदद कराना। इस बार मैं ना भाई फिर बता रहा हूं, ना तो पैसा है मेरे पास, ना ही और कोई साधन है। खाली आऊंगा, आपके भरोसे आऊंगा जिस दिन आऊंगा, लेकिन ये वादा करता हूं कि जिस दिन आ जाऊंगा और आप ताकत दे दोगे, आपको खाली नहीं रहने दूंगा। ये बात याद रखना, क्योंकि आदमी एक बार धोखा दे सकता है। यहाँ हमारे प्रशासन के लोग भी खड़े, बताओ भाई, आदमी एक ही बार तो धोखा दे सकता है, आदमी एक ही बार तो बेवकूफ बना सकता है, दूसरी बार थोड़े कोई बेवकूफ बन रहा है। मैं कोई बूढ़ा आदमी तो हूं नहीं 60 साल का कि भाई 5 साल के बाद मुझे घर बैठना है। मुझे तो इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब चाहते थे कि बहुजन समाज का प्राइम मिनिस्टर बने। मैंने भी संकल्प लिया कि माला उसी दिन पहनूंगा दिल से। ऐसे तो जबरन में हमारे लोग पहना देते, मैं कहता हूँ रुक जाओ पहना देते। जिस दिन इस देश में हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या फिर पहनूंगा वो कफन के साथ जब मैं चला जाऊंगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि इस बार हम बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करके रहेंगे। समय लग सकता है। देखो, आप पेड़ लगा रहे हो मेरे जरिए आम का, केले का नहीं लगा रहे कि एक बार फल देगा फिर काटना पड़ेगा। आप लगा रहे हैं आम का पेड़, धीरे धीरे बड़ा होगा, लेकिन जिस दिन बड़ा हो जाएगा फिर छांव भी देगा और फल भी देगा। आप तय कर लो, आपको केले का पेड़ चाहिए या आम का, बताओ। हाँ, तो केले का मत चेंज कर लेना, पता लगा कि एक ही बार मत काटना पड़े, समझ रहे हो? और लकड़ी भी काम नहीं आती। हम तो अगर नहीं भी रहेंगे तो जितने लोगों को तैयार करके जा रहे हैं, समाज के लिए खून देंगे और समाज की लड़ाई लड़ेंगे। इतना तैयार कर दिया इन लोगों को, तो मुझे भरोसा है आप यहाँ हैं। मुझे एक तकलीफ होती है कि आप इतने बड़े पैमाने पे यहाँ अपने अपने काम छोड़े होंगे, इसलिए मैंने इनसे मना कर दिया कि जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक कोई सलाह मत रखना। आप अभी, क्योंकि वही रोजगार है, क्योंकि और सरकार ने कुछ दिया नहीं है, तो आप अपने काम करो। मैं नौजवान भाई से कहना चाहता हूँ, खूब पढ़ाई करो। मेरा वचन है आपसे, रिकॉर्ड कर लेना। आप पढ़ाई करो अच्छे से, मैं गारंटी देता हूँ आपके रोजगार की। चिंता मत करो, कुछ समय की बात। आप पढ़ाई करो, बस अच्छे से अच्छी पढ़ाई करो। जो, और सुनो, पुरानी पेंशन वापस लागू कराएंगे, मेरा वादा, आप देख लेना चाहे। और ये भी कह रहा हूँ आज एक और बात, मुझे बहुत लोग कहते हैं भैया आप ईवीएम क्यों नहीं बोलते हो, तो वैसे तो हमारा डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है। देखो, ये तो वैसे तो हम चोरी किसी को करने देंगे, लेकिन ईवीएम का भी इलाज फिर हम ही कर सकते हैं, और किसी में दम नहीं कि ईवीएम का इलाज। बताओ, अच्छा है क्या कोई ना? एक सीबीआई इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, नेता ढूंढे नहीं मिलते, विदेश चले जाते हैं। यहाँ गरीब के बेटे, अगर कोई सीबीआई ईडी वाला आ भी जाएगा तो पैसे घर से लाएगा कि भाई चंद्रशेखर पे आरोप लगाने हैं कि देखो उसके कैसे पैसा मिला, समझ रहे हो? हमने तो पुराने नेताओं से सीख ले ली कैसे बर्बाद हुए। अब बर्बाद नहीं होना, अपने समाज को पैरों पे खड़ा करना, अपने समाज को इतना ताकतवर बनाना है कि उनके हाथ ना फैले। अगर बेटी की शादी करनी हो तो किसी उधार ना लेना पड़े साहूकार से, अगर बच्चे को पढ़ाना हो तो जमीन ना बेचनी पड़े, और अगर इलाज कराना हो तो किसी के पैर ना पकड़ने पड़े। इतना कामयाब करना अपने समाज को, इसलिए लड़ना। किसानों को उनकी फसल की गारंटी भी, यहाँ किसान भी बैठे हैं, हम देंगे। हम, याद रखना, किसी को और कोई दे नहीं सकता, हम देंगे किसानों को फसल की गारंटी, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। और सुनो, मैं अपने मुस्लिम भाई से भी कहना चाहता हूं, तुमने सारे जमा के देख लिए, एक बार मेरा साथ देके देखो, फिर बताना मुझे, ठीक है? आपने सारे जमा के देख लिए, वोट देते हो, ठगे जाते हो, फिर बाद में कहते रहते हो नेताजी तो मिलते नहीं है। नेता कोई नेता बनाओगे तो ऐसा ही होगा, किसी गरीब के बेटे को आगे बढ़ाओगे तब पता लगेगा, ठीक है? बिजनौर की धरती ने बड़े बड़े नेता बनाए, मैं बिजनौर ऐसे नहीं आया, इसके पीछे राज है। चलो, मैं कहीं और भी जा सकता हूँ, बिजनौर क्यों आया? देखो, इसलिए आया कि आपने इन गरीब के बेटों को इज्जत दी, तो मेरा भी हौसला बढ़ा कि वहां गरीबों के साथ खड़े वाले लोग। दूसरा, इतिहास गवाह है कि बिजनौर ने बहुत बड़े बड़े नेता बनाए। तो
मैं भी कोई MP MLA नहीं बनाना चाहता भाई। अरे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे चंद्रशेखर आजाद को। देखो फिर मेरी एक बात सुनो, मैं प्राइम मिनिस्टर और ये सब मैं कोई पद नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा समाज अब अपने पैरों पे खड़ा हो, और प्राइम मिनिस्टर तो हमें बनाना है। हम बने ना बने, लेकिन हमारी मूवमेंट से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बात याद रख। दिल्ली के लाल किले से हमारा आदमी लहराएगा नीला झंडा, याद रखना हमारी बात। लेकिन समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। मकान बनने में समय लगता है ना। 1 साल का बच्चा कितना सीख पाता है मेरी माँ? बोलना भी नहीं सीख पाता, अपने पैरों पे खड़ा होना सीख पाता है ना। 2 साल का बच्चा तोतला तोतला बोलता है, यही है ना, और थोड़ा चलने लग जाता है, माँ बाप को जानने लग जाता है, चाचा को भाई को जानने लग जाता है। 3 साल का बच्चा थोड़ा सा समझने लगता है, बस मैं 3 साल का हूँ। 2020 में पार्टी बनाई है और 23 चल रहा है। 3 साल में आपका इतना बड़ा नाम कर रखा है हमने, देखो। अरे अभी 10 साल का तो हो जाने दो, अपने बच्चे को देखो तो सही। आपका एक एक बेटा लाखों लाखों में भारी पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यहाँ की जो आयोजक कमेटी जिन्होंने आयोजन किया, देना भाई दे देना भाई मुझे एक बार। इन लोगों ने देखो भाई, इनका इसलिए धन्यवाद करना जरूरी है कि जिस कुर्सी में आप बैठे हो ना, ये इनकी मेहनत की कमाई से आई है। ये इसको किराया अपनी मेहनत कमाई है, मैं नहीं देता हूँ। और ये जो बैनर लगा, टेंट लगा, ये भी इन्होंने अपनी फूल पसीने की कमाई से लगाया। तो इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने अपनी मेहनत कमाई से मुझे यहाँ बुलाया।